So, dear student, this is the first class of ISI and CMI crash course. अगर आप इसे YouTube में देख रहे हैं वीडियो और ज्वाइन करना चाहते हैं ISI CMI क्रैश कोर्स तो ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में हम क्या सीखेंगे? इस कोर्स में हम सीखेंगे कि कैसे ISI CMI की प्रॉब्लम्स को करना है। बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, साथ ही एक प्रॉब्लम के साथ बहुत कुछ और भी सीखेंगे। ओके, एंड दिस सेशंस विल आल्सो बी हेल्पफुल फॉर योर IIT एंड अदर इंटरव्यूज। ओके, जो भी इंटरव्यूज हैं उसके लिए ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, नीचे किंग मैथमेटिक्स का व्हाट्सएप नंबर दिया गया होगा, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये पहला ही क्लास है। ओके, सो we will be learning also that how to write the solution, not just how to think about the problems. Okay, पूरी स्ट्रेटेजी सीखेंगे कि कैसे एग्जाम में सॉल्व करना है चीजों को, कैसे क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जो आपके पास दो एग्जाम्स होते हैं एसआई के। ठीक है, एसआई की अगर बात करूं तो सबसे पहले किसी भी सब्जेक्टिव एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में ये रूल है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैं अप्लाई करता हूं। ओके, सो और जिसमें आसानी से मैंने देखा है कि अगर आप आपकी कई बार प्रिपरेशन डिसेंट हो ना, स्टिल आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते। उसका रीजन ये है, मैं आपको बोलता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपके पास एग्जाम है, ठीक है। अभी इसमें आपके 8 क्वेश्चन है, राइट। या कोई भी एग्जाम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यू कैन अप्लाई दिस इन एनी ऑफ द एग्जाम। सो आई हैव टू सॉल्व, देखो इनके लगभग इक्वल नंबर होते हैं। ठीक है, सो अब मैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे मुझे लगता है कि मैं इसे जल्दी से कर लूंगा, पहले एक पहली नजर में देखो, जैसे ये दिखते ही पता चल गया, जैसे जनरलाइज्ड आर्गुमेंट प्रिंसिपल, राइट। सो आर्ग्यूमेंट। या बिकॉज आई ऑलरेडी नो दिस, सो आई विल सॉल्व दिस फर्स्ट। सो वो कैसे हेल्पफुल होता है मुझे, मैं आपको बताऊंगा। इन दिस प्रॉब्लम यू ऑलरेडी हैव सीन दिस, राइट। आई हैव टॉट दिस इन अ लेक्चर 3 years ago। मतलब इस तरीके की प्रॉब्लम मैक्सिमम मॉडल्स प्रिंसिपल में आपने देखी हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली, अगर आप अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं देन यू विल सॉल्व दिस। ओके, सेकेंडली ये है जैसे नॉर्म कंप्यूटेशन का है। अभी आपको मैं बताऊंगा, इसमें ओपन मैपिंग थ्योरम की एक करेलरी थी ना, वो आपको दिखाएंगे कैसे लगता है। तो जैसे दो प्रॉब्लम तो आपको देख के ही पता चलेगी कि हम इसे कर लेंगे। और ये वाला है, चलो मान लो इसको नहीं पता चला देखते। एंड दिस फर्स्ट वन, अब हमने 3 प्रॉब्लम पहले कर ली इन आई मीन से 30 मिनट्स, बिकॉज एवरी एग्जाम हैज इजी प्रॉब्लम्स। ओके, सारी डिफिकल्ट नहीं होती, फिर वो सभी के लिए वैसे होंगी। अब 3 आपने कर ली, यू सपोज कि 10 मार्क्स का है, 30 मार्क्स आपके रह गए। नाउ यू हैव, आपके पास 2.5 घंटा है। अब उस 2.5 घंटे में आप, आपके पास समय भी ज्यादा है और भले ही प्रॉब्लम आपको अभी टफ करनी है तो आप करो। देन मान लो 3 प्रॉब्लम और आपने कर ली 2.5 घंटे में, मेरली 3 ही किया आपने। सो कितना, आप सोचो आपके पास थे 150 मिनट, तो 50 मिनट एक में सोचने को मिले और आपका एग्जाम अच्छा गया और आपका स्कोर भी अच्छा हुआ। लेकिन ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ सोचो, मान लो कि किसी के लिए दूसरी वाली प्रॉब्लम टफ है, या कोई भी 6 वाली प्रॉब्लम टफ है। अब ये टफ डिपेंड करता है कि आपने कितनी, आपके प्रैक्टिस है, कितना प्रॉब्लम किए हैं, कितना आप सोच पाते हैं, ये सभी के लिए डिपेंड करता है, राइट। अब मेरे लिए मान लो 6 प्रॉब्लम टफ है और मैंने इसको चुनाव किया और मैं इसको करता रहा, मेरे 30 मिनट चले गए एंड ये हुई नहीं मुझसे। देन पर दिस, अब अगला वाला मुझसे आगे है, उसने 30 मिनट में 3 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बढ़िया करके लिख दिया, एंड उसका मन भी उसका साथ देगा, वो हो रहा है हो रहा है। लेकिन इसको लगा अरे हो ही नहीं रहा है, बेकार जा रहा है, ये है, फिर ये भी बहुत रोल अदा करता है, राइट। ये फिर आप वो दूसरा पकड़ेगा, दूसरा भी नहीं हुआ, 1 घंटा बेकार चला गया। आप उसके पास 2 घंटे में उसने 6 प्रॉब्लम करनी है, उनमें से 3 ही कर सका, राइट। वो भी वैसा कर सकता था जैसा पिछले वाले ने किया, राइट, जैसे पहले मैंने किया, कोई अंतर नहीं था, क्योंकि आसान प्रॉब्लम तो सभी कर लेते हैं ना। तो ये एग्जाम का रूल है, इसलिए मैं ऐसा अप्लाई करता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ऐसा करें, पर मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए। ठीक है, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, चाहे नेट का एग्जाम हो, गेट का एग्जाम हो, उनकी स्ट्रेटेजीज अलग है, वो देखा जाता है। बट ये सब्जेक्टिव टाइप के प्रॉब्लम से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो पहले आते हैं उनको पहले कर लो। अब ऐसा नहीं है कि 1 3 4 ही आपको आते हैं उनको कर लो, हो सकता है कि आपको कोई और आते हैं और आसानी से आते हैं, वो अलग अलग पे डिपेंड करता है। अब आप चूज कैसे करेंगे वो आप जान, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इन स्पेसिफिक को चूज करना, वो तो मैंने एग्जांपल दिया आपको, आई हैव जस्ट गिवन यू सम एग्जांपल। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट डू आई मीन टू से, राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ इजी वंस। ओके, आज मैंने 3 प्रॉब्लम्स ली हैं, इनको डिस्कस करेंगे। ओके, we will solve the exam completely and through one question we will learn a lot of things। केवल ये क्वेश्चन तो सिर्फ एक बहाने हैं, इनको भी सॉल्व करेंगे और इनके थ्रू बहुत कुछ सीखेंगे। एंड we will also learn how to think and how to write the solutions properly in an exam oriented way, because this is not enough that you have the correct idea. Okay, you also have, uh, I mean,
you also have skill to write everything very clearly, okay? Because you do not get marks for what you think, you get marks only for what you have written in the answer sheet, okay? कई बार many times you will feel that, oh, I know the solution correctly and ऐसा था, I know everything correctly, but later you will realize that oh, I could not write in that way, okay, this should be written in that way, okay, I missed, I broke the logical structure, okay, a lot of things may be, ओके जो मैंने नहीं कही उन वो भी हो सकती है, तो आप बाद में रियलाइज करेंगे, ओके? सो सबसे पहले सोचो कि कैसे लिखना है, ये सब हम सीखेंगे, ठीक है? लिखना भी एक आर्ट है, नॉट ओनली थिंकिंग सॉल्विंग द प्रॉब्लम बट राइटिंग इज ऑल्सो अ आर्ट, ठीक है? चलो, सो पहले इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले लेट Z1 डॉट 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 ZN सच दैट, ये यूनिट सर्कल के एलिमेंट हैं, फॉर ऑल J consider the function fc2c defined by, we have given this function, right? For all w in C, prove that the set, this set contains the interval 0 1, okay? So how do you think, how do you know कि सॉल्यूशन ये होगा? सबसे पहले देखो, आपको चाहिए कि ये सेट क्या करेगा, 0 1, इसकी मतलब इस इंटरवल को कंटेन करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट दैट दिस थिंग, ओके? पहले सिर्फ देखो, समझो, इसको मैं दूसरे पेज में रख दूंगा, मैं नीचे आपको अच्छा यहीं पे समझाता हूँ, ओके? सो फिर मैं, आपके पास सी में क्या फंक्शन दिया गया है, एफ, ओके? एंड सी से आर में आपके पास ये मॉड फंक्शन होता है, ओके? ओवरऑल आपका ये कंपोजिशन क्या बनेगा, मॉड ऑफ, आई मीन फ्रॉम हेयर डब्ल्यू विल मैप टू mod of fw, this is the composition of two continuous functions, right? I mean, with the map which sends w to mod of fw is the composition of two continuous functions. So ये continuous होता है, आप भी जानते हैं, और ये भी continuous ही है, क्योंकि this is just a polynomial, right? No confusion ना, polynomial है ना w में, because these are fixed. Z1 dot 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 Zn, these are fixed numbers with unit modulus, okay? So ये कंटिन्यूस होगा। नाउ हमें क्या पूछा है, दिस range of the continuous function contains some interval, right? Range of continuous function contains some interval. So अब interval को contain करता है के लिए हमें क्या चाहिए, we don't need to show that it takes every value between 0 and 1, okay? Because the function is continuous. So if it contains 0 and if it contains 1, then by intermediate value theorem it contains everything between 0 and 1, okay? समझ गए ना? सभी को समझ में आई ये बात कि ये तो सारे लोग सोच लेंगे, okay? So now we will ask the question to ourselves that does this set contain 0? First answer, okay, obviously yes, this is very easy. See, if you put Z1 put करोगे, ये mod of fw will be 0, then mod of fw also 0, so it will be 0. Does this contain 1? So try to think about that, क्या ये 1 को कंटेन करता है? अब आप कोशिश करेंगे कि, एंड ध्यान रहे कि आपको वैल्यू कहां से लेनी है, केवल यूनिट सर्कल से लेनी है, हाँ, ये भी कनेक्टेड सेट है। तो आप फंक्शन को इसमें रेस्ट्रिक्ट करके देखिए आपने, तो यहाँ पे आप क्या लिखिए, आप यूनिट सर्कल मान लीजिए कि डी ऑफ मतलब बाउंड्री ओपन यूनिट डिस्क की, ठीक है? तो अब हमें 0 तो मिल गया, क्या इसमें कोई और पॉइंट होगा जिसपे 1 लेगा? दैट इज नॉट ऑब्वियस, राइट? हियर द क्रूशियल थिंग कम्स, मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल, बिकॉज वी वांट टू नो कि नॉट ओनली कि ये केवल 1 वैल्यू लेता है बाउंड्री पे, अगर 1 से बड़ी कोई वैल्यू लेता हो तब भी हो जाएगी, हमारी बात बन जाएगी, राइट? तो केवल 1 के लिए स्टिक मत हो जाना कि हाँ कौन सा पॉइंट होगा जिसपे 1 लेगा, एंड आप ढूंढते फिर रहे हो, यू डोंट फाइंड। तो फिर सोचो क्या है वो चीज जो इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देती है कि यूनिट सर्कल के जो बाउंड्री पर है तो मॉड एफ जेड क्या वैल्यू लेगा, उसके बारे में कौन बताता है आपको? मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल, राइट? एंड मिनिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल वही बताता है ना। ये तो डायरेक्टली डोंट नो ना कि आप क्या पुट करोगे कि इसकी वैल्यू 1 भी आए, ओके? सो तो इसका मैक्सिमम क्या होगा? 0 पे 1 आ जाएगा ना, तो मॉड लेंगे। हाँ 0 पे 1 आ जाएगा, So maximum will be greater equal than 1. नो, हाँ, दिस मे बी द प्रॉब्लम। यू मे बी थिंकिंग कि सर इतना क्यों ढूंढ रहे हैं, 0 पे तो 1 आ रहा है अगर हम w इक्वल टू 0 पुट करते हैं, बट
व्हाट आई से कि ये वाले सेट को आपने, ये W का मॉड 1 नहीं है, हमें चाहिए कि इस यूनिट सर्कल पर कोई पॉइंट मिले, राइट। यूनिट सर्कल पर Z1 पर वैल्यू 0 आ रही थी, 0 तो मिल गया, लेकिन क्या 1 या 1 से बड़ी वैल्यू ले रहा है मॉड FZ इन पर? हाँ, अगर आप चाहें W की जगह 0 पुट करें तो मॉड 1 आ जाएगा, लेकिन वो यूनिट सर्कल का एलिमेंट नहीं है। बट दिस माइट बी हेल्पफुल, ये 0 पुट करना हेल्पफुल हो सकता है। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। ये समझ में आई सबसे पहली बात। अब आपके फंक्शन को, जो आपका W गोज टू मॉड FW है ना, केवल उसको रेस्ट्रिक्ट करो यूनिट सर्कल में, और फिर देखो। ओके, समझ में आई बात? Yes. देन अब हमारे पास ऐसा है कि, और अभी प्रतीक ने कहा कि वो बीच में 0 पर 1 वैल्यू लेता है, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू। सर आप म्यूट हो गए। नहीं नहीं, मैं म्यूट नहीं हूं, आप सुन नहीं पा रहे। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया ये यहां तक कि क्या है मामला? लिखे हैं आप सॉल्यूशन? यस अमन? नो नो, समझ में आ गया। ओके, ठीक। तो सॉल्यूशन लिखेंगे ऐसे। ओके, तो सबसे पहले देखो, आपने सब कुछ अब आपको पता है, अब सोचो कि सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करना चाहिए हमें। ठीक है, सो चल ऐसे करेंगे। सो नोट दैट f(0), ठीक है, पहले ये बता देना कि f इज अ पॉलिनोमियल, सिंस f इज अ पॉलिनोमियल इन W, so f इज एनालिटिक एंटायर फंक्शन। ओके, ये एंटायर फंक्शन है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये हमने लिख दिया। एंड नोट दैट कि f ऑफ Z1 क्या है? नो नो, f ऑफ Z1 बाद में लिखेंगे। f ऑफ 0 मॉड ऑफ f(0) इज इक्वल टू Z1 -1 की पावर n Z1 डॉट 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 Zn, राइट। सारे लोगों को दिखाई दे रहा है? देखो, तो सारे यूनिट सर्कल के एलिमेंट है, दिस कम्स आउट टू बी 1। ओके, बाय मैक्सिमम मॉडल्स प्रिंसिपल, इफ वी restrict f on open unit disk by maximum modulus principle, by maximum modulus principle, there exists a W with mod W equal to 1 and max of mod W is less than equal to 1 f mod W, right? This by maximum modulus principle, because वो कंटिन्यूअस भी है, वो तो एंटायर है ना पूरा, तो बाउंड्री पर कंटिन्यूअस भी है, कंटिन्यूटी रिक्वायरमेंट होती है, ध्यान रखना। मैक्सिमम मॉडल्स प्रिंसिपल कहता है कि यहाँ मैक्सिमम वैल्यू नहीं लेगा। मैक्सिमम मॉडल्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर कंटिन्यूअस हो बाउंड्री पे तो बाउंड्री पर लेगा, अगर ना हो तो फिर कुछ नहीं कर सकते। ओके, दिस विल बी इक्वल टू, तो डब्ल्यू नॉट कहता हूं मैं, इसका नाम डब्ल्यू नॉट रख लेता हूं। मैक्स
दिस इज डेफिनेटली बी ग्रेटर देन विच इज 1. ठीक है, वी हैव ओके, इसको ऐसा लिखना चाहिए मुझे. So this will be attained at some W. Okay, ठीक है, क्लियर. ठीक है ना. तो इट मीन्स, सो ऑल्सो आप ये बोलेंगे ऑल्सो नोट दैट क्या नोट करेंगे बताओ कि एफ ऑफ Z1 क्या है, मॉड ऑफ एफ ऑफ Z1 इज 0. ठीक है, और Z1 का तो मॉड क्या है, 1 ही है. ओके, सो f is a mod fz is a continuous function from this function from कौन सा सेट, z belongs to C, mod z equal to 1, right, to R, which takes zero and greater than equal to 1. Okay, which is greater or equal to 1. Hence therefore by what principle, by intermediate value theorem. ये भी लिखना, unit circle is connected, since unit circle is connected, and by intermediate value theorem F contains ओके. अब बताओ, ठीक है, सबको समझ में आया. क्लियर है ना, लिखना कैसे भी समझ में आ गया. एंड यू शुड हैव योर ओन वे ऑफ राइटिंग. ओके, ऐसा ऐसे ही लिखना है जरूरी नहीं है, बस एवरीथिंग शुड बी क्लियर. ओके, तो ये प्रॉब्लम हो गई. अब सभी को समझ में आया कैसे सोचना है, कैसे करना है, इसको कैसे लिखना है, राइट. तीनों चीजें आ गई ना, कि हमें कैसे पता चलेगा, कुछ अननेचुरल नहीं है ना, कि बहुत ही अलग सा आइडिया आ गया. चलो इसमें देखते हैं, अब इस वाली प्रॉब्लम को करते हैं. तो इसके बारे में सोचो, ये सारी प्रॉब्लम्स ऐसा ही कि जो रिसेंट एग्जाम था, मतलब लास्ट लेटेस्ट एग्जाम हुआ है इससे पहले, उसकी है. ठीक है, 2025 की, 2026 का आप देंगे. सो थिंक अबाउट दिस, ये रियल एनालिसिस की प्रॉब्लम है. सो दैट अब पहले इसको समझ लें. सबसे पहले आप लोग समझ लें इसका मतलब क्या है. ये एक सीक्वेंस है. सीक्वेंस कैसे है, देखो, हर किसी एन के लिए डिफाइन की गई ना, ये सीक्वेंस का टर्म क्या है, सबसे पहले समझे. पी एन एन टू इंफिनिटी ई, ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है. ओके, तो हर किसी एन के लिए, एन की जगह आप 1 पुट करो, 2 पुट करो, इस तरीके से आपको रियल नंबर्स की सीक्वेंस मिल जाएगी. सो वी हैव टू शो दैट द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 0. राइट, इज इट क्लियर टू यू. इसका मतलब क्या है, सबसे पहले अच्छा, एक बार सीक्वेंस वाला रिपीट करो. हाँ, ये सीक्वेंस है, आप देख पा रहे हैं ना ये कैसे है सीक्वेंस रियल नंबर की. लिमिट को मत देखो अभी, ये बताओ पहले.
लेट मी नो, कैन यू सी दिस एज अ सीक्वेंस? जैसे आप इसको देख पाते हो 1/n इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, राइट? तो ये भी एक सीक्वेंस बनेगी, xn इक्वल टू दिस जो यहाँ पे लिखा है। सीक्वेंस का इन्वर्टर में ये है, यहाँ पे बड़ा एन, ठीक है? तो बताओ पहले मुझे, कैन यू सी और नॉट? सर ये इंटीग्रल मतलब कन्वर्ट करेगा? हाँ करेगा कन्वर्ट। देखो सबसे पहले आप मान लो कि पी एन की जगह चलो 1 है आपके पास, चलो पी एन की जगह पी जो पॉलिनोमियल है वो 1 है, सो सी 1 हो गया, तो फिर ये बन जाएगा ऐसा यहाँ पे। तो एनवर टर्म में पहला टर्म में ये होगा, दूसरा टर्म में ये होगा, तीसरा टर्म में ये होगा, इस तरीके से। अगर उसके साथ मान लो एक्स होता पी एन की जगह तो ये होता पहला टर्म, दूसरा टर्म में ये होता, तीसरा टर्म में ये होता। अगर कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता तो फिर एन स्क्वायर प्लस 1 आता है यहाँ पे, इस तरीके से। तो 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1, इस तरीके से। समझ में आई बात? तो पहले समझ लें आप कर चलें। अब सबसे पहले आप इस लिमिट से डरे ना कि भाई कैसे होगा सारे पॉलिनोमियल के। सबसे पहले सोचें आप, अगर सोचो कि इसके लिए कर दिया किसी ने, केवल इनके लिए कर दिया तो हो जाएगा ना? सभी के लिए दिखा दिया एक्स की पावर के, हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी दैट? हो जाएगा राइट? क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है इन सबके, एंड वो लिमिट डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो हो जाएगा, लेकिन उसको भी जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ सोचने के लिए बता रहा हूँ। आप इसके लिए सोचो बस। आप सोचो कि इसके लिए पहले इसको सोचो करना है। इसका मतलब जानते हो ना, इसका मतलब क्या होता है? लिमिट एक्स, एक्स एप्सिलॉन लिख देता हूँ, एप्सिलॉन टेस्ट टू इंफिनिटी। अब एन को फिक्स से देखो, इसका मतलब ये होता है, ओके? अब कैन यू सी समथिंग? सी एन एज अ फिक्स नंबर, ओके? तो अब बताओ, कुछ देख पा रहे हो आप? कैसे फाइंड करोगे ये वाली लिमिट? अगर ये आपको फाइंड करनी हो, मान लो एन की जगह 1 हो, देन हाउ कैन यू फाइंड? सो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सी, राइट? एंड ये जो है ना एक्स इज, हाँ आप सोचो, मैं तब तक चार्ज लगा लेता हूँ। सोचो और मुझे बताओ, जिसके जिसके दिमाग में कुछ आ रहा है वो हाथ खड़ा करो कि हाँ हाँ ऐसे तो हो सकता है शायद, या ऐसे कर सकते हैं शायद, ऐसा कुछ आपका दिमाग सर पे है? डोमिनेट करेंगे, हाँ जी। डोमिनेट करेंगे किसी से और उसको 0 पर लिमिट दिखा देंगे। नहीं, आप सोचो, सारे लोग मन में सोचो और हाथ खड़ा करो जिसको कुछ लगता है कि अरे हाँ ऐसे तो हो सकता है। रेज योर हैंड, रेज योर हैंड इफ यू नो द सॉल्यूशन, या कुछ समझ में आया तो रेज योर हैंड। जिसको भी आया वो हाथ खड़ा करो। शाबाश। निधि, हाँ सर। बोलिए, कुछ आया दिमाग में? नहीं सर। सोचो फिर। भाविका, सोच रहे हैं आप या नहीं सोच रहे? हाँ सर सोच रही हूँ। चलो देखो, सबसे पहले इसको देखो, इस इंटीग्रल के बारे में सोचते हैं, ओके? ये देखो, लिखेंगे फिर इसके बारे में। ये
इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, ये आपके पास x इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर in any interval of this form. N is a natural number, right? So e to the power minus x square is less than equal to, ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, हाँ? समझ में आया? तो ऐसे मतलब ये हो जाएगा ना फॉर ऑल एक्स ऑन। क्लियर है? हाँ सर। बस इतना सही है। दिस इज द मेन पॉइंट। सो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू इंफिनिटी एन एप्सिलॉन e to the power minus x dx, राइट? ये सब कुछ पॉजिटिव होता है ना, सो लेस देन एन इक्वल टू, मतलब ये नॉन नेगेटिव ऑलरेडी है, इस तरफ की लिमिट जीरो आएगी, तो मैं वो जो कहना चाह रहा हूँ, तो ओवरऑल लिमिट जीरो होगी। सो दिस इज इक्वल टू, अब आप ही करके देखो, आई मीन e टू द पावर माइनस एन, राइट? देखो e टू द पावर माइनस एक्स को तो इंटीग्रेट कर सकते हो ना, या नहीं कर सकते? अगर इसके साथ pn जुड़ा होता कोई भी पॉलिनोमियल, तो बस ये इतना आता, राइट? बट क्या आपको इसकी लिमिट पता है एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी? कितने लोगों को पता है बताओ, ऊपर कोई भी पॉलिनोमियल हो? हाउ मेनी ऑफ यू नो द लिमिट? एवरीवन, आई राइट? एवरीवन नो, राइट? So it comes out to be 0 and we are done. So this is what we have to do. ओके, चलो अब लिखते हैं फिर। सिंपल सा है ना, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो पहले क्या कर रहे हैं, जस्ट पी की जगह सिंपल पॉलिनोमियल लेके देखो और फिर उसको लिखना है सही से। ओके, सो अब हम इसको सही से लिखेंगे। इफ वी हैव e to the power minus x is greater than, या x square is less than and equal to e to the power minus x for all x belongs to n इंफिनिटी, ऐसे लिख दो, ठीक है? ये सबको पता है, राइट? नेचुरल नंबर, वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऊपर दिया हुआ है, मतलब वही माना जाएगा। सो सी, इसलिए therefore for each and we have what? हाँ, उसमें जो मैं बोल रहा था ना p टू दी पावर n आएगा, उसमें एक जो पीछे बोल रहा था, उसमें एक सावधानी कर लेनी पड़ेगी। हाँ, हमें एक्चुअली p में n रखोगे तो वो निगेटिव भी हो सकता है, तो वो हाँ वो देखना पड़ेगा। ओके, इससे पहले अभी मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है? वो रफली जो मैंने किया, तो लेस देन एन इक्वल टू, सर सही तो 3 ही है, फिर वही मानना होगा आपको। ये बाकी सर नेचुरल, अमन आया सही से है तो वो बता पा गया। देखो नहीं, स्टैंडर्ड जो चीजें होती है वही मानी जाती है, फिर ये लिमिट ही मानी जाएगी। ऐसा हम कब करते हैं? एन टेंड्स टू इंफिनिटी। ओके, तो फिर वही माना, अब लिखा नहीं है। ओके, एक्स लिमिट एक्स एन टेंड्स टू इंफिनिटी मतलब सीक्वेंस मान लिया, राइट? चलो, तो देखो अ, तो ये भी लिख दो यहाँ पे। ओके, सो इसलिए वो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डायरेक्ट इन्फिनिटी, सो वो बहुत बड़ी चीज नहीं है।
e टू द पावर माइनस एक्स dx डॉट डॉट डॉट, इसलिए हमारे पास क्या आ गया, ये वाली जो चीज है। सो ये ऊपर वाली जो दो लाइनें लिखी मैंने, इसकी जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली राइट दिस, ओके, दिस इज ऑब्वियस। सो नाउ mod of Pn n to infinity e to the power minus x square dx is, देखो p to the power n, यहाँ पे एक कन्वर्जेंट दिखा दिया गया है। सो दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, मतलब e to the power minus n, so this is a convergent integral, so it is a real number, so I can write this, ये इक्वल ही आएगा इस केस में, ठीक है। वो वाला तो नॉन नेगेटिव है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम, उसमें मॉड लिखने की जरूरत भी नहीं है, बट फिर भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सो यहाँ तक क्लियर है। अब अगला वाला आएगा मॉड ऑफ पी एन, अंदर वाले में मॉड अंदर कर सकते हो आप, और फिर ये लिख सकते हो e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, मॉड के अंदर करने की आवश्यकता नहीं है। सो देन अप्लाई व्हाट यू गॉट, मॉड पी एन, ओके, इनटू वो वाला इंटीग्रल आ रहा था e टू द पावर माइनस एन, राइट। ये कैलकुलेट कर लेंगे, माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, ओवरऑल मॉड करके वो आ रहा है ना माइनस e टू द पावर एन, तो यहाँ पे तो आई थिंक माइनस आएगा ना, क्या, हाँ ठीक है, माइनस माइनस प्लस, एवरीथिंग इज ओके। सो फार इट इज क्लियर, फॉर एवरी पॉलिनोमियल पी लिख देना हाँ साइड में, और या यहाँ लिख देना इफ पी इज अ पॉलिनोमियल देन वी हैव, सो कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। सो दिस इज लेस देन इक्वल टू which tends to 0 at n tends to infinity, ओके, ठीक है। सो दिस इज ट्रू इवन इफ n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक, राइट। सर वो एक्स और एक्स स्क्वायर का शायद 0 1 इंटरवल में प्रॉब्लम है। एक्स और एक्स स्क्वायर का क्या, नहीं मतलब, एक्स हाँ हाँ, वहां तक अलग है, वहां तक फाइनाइट का केस लगाओ, मतलब ब्रेक कर लेना इंटरवल, वहां पे एक्स और एक्स स्क्वायर में प्रॉब्लम आएगी, राइट। सो इन दैट केस 0 to 1, और उधर आगे वाला 1 to, एक मिनट में लेट मी चेक, एक्चुअली एन नेचुरल नंबर ही है, पहले तो मैं ये तुम्हें बता दूं, अगर वो मैं सोच भी रहा हूँ तो गलत सोच रहा हूँ, बट इन दैट केस व्हाट वुड सर है, ओके। सर इन एनी केस अगर नेचुरल नंबर नहीं भी है तो अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो 1 को तो क्रॉस करेगा ही, हाँ वो तो करेगा। तो हम वहां से हम अज्यूम कर सकते हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन ई माइनस एक्स। यस, यूजिंग आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। हाँ हाँ वो सही है जो आपने बोला, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसका सॉल्यूशन लिख दिया, एंड आई थिंक अगर नीचे से लम्बा करके छोटा सा लिख दोगे तो ये सही रहेगा, ये ऐसा क्यों है करके, ओके, छोटा सा, क्योंकि वो जल्दी लिखा जा सकता है, बहुत देर नहीं लगेगी उसमें, क्योंकि बताना एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला ऐसे हो जाएगा, एंड ये छोटे से जल्दी करके। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। एंड अब आते हैं इस पर, ये है एमटीबी का, इसको आप सोचने की कोशिश करो थोड़ा। देखो, ये सबसे पहले आप ये सोचो कि आपसे पूछा क्या गया कि देखो ये ए फिक्स है, डिफाइन, ये फिक्स हो गया, हाँ, एस ए उस पर डिपेंडेंट है, इसलिए ऐसे लिखा है।
belongs to Rn such that this should have, okay, the aj x j square sum over j 1 to n equal to 1. देन ऐसे ए सेट हमें आइडेंटिफाई करने हैं, ऐसे टपल्स जिनके लिए ये सेट कॉम्पैक्ट हो जाए. कॉम्पैक्ट होने के लिए क्या होगा? क्लोज्ड एंड बाउंडेड. एंड व्हाट इफ आई से दिस इज एवरी टाइम क्लोज्ड? This is closed every time. No need to worry about it. How many of you can see that it is closed? This will always be closed because compact set means closed and bounded in Rn. So this is already closed. Only you need to worry that when it will be bounded. So closed कौन कौन देख पा रहे हैं बताओ? So you should see, देखो क्योंकि ये इनवर्स इमेज ऑफ 1 है अंडर द कंटिन्यूअस मैप. x1 x2 डॉट 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 xn गोज टू सम aj. ये तो पॉलिनोमियल है ना xi is. सो दिस अ कंटिन्यूअस फंक्शन. तो 1 के इनवर्स इमेज है तो एक क्लोज्ड ही होगा हमेशा. ओके, तो सबसे पहले हम ये लिख देते हैं. देखो अब हमें क्या करना है कि कब कब ये बाउंडेड होगा. बाउंडेड के लिए क्या होनी चाहिए? हर कोई एंट्री बाउंडेड होनी चाहिए. मतलब ईच xi इज लेस देन इक्वल टू सम नंबर. ओके, दैट इज इनफ टू सो दैट इट इज बाउंडेड. आप सोचो कब कब बाउंडेड होगा. नहीं तो n इक्वल टू 1 या 2 ले लो, आप समझ जाओगे कब कब बाउंडेड होगा. राइट, अगर सारे aj पॉजिटिव हों, देखो यहां पे समझो, इफ ऑल aj आर पॉजिटिव देन हमारे पास ये आएगा ना. अगर सब पॉजिटिव ही है तो फिर ऐसे लिखो, एवरीथिंग इज पॉजिटिव. ओके, इज लेस देन इज इक्वल टू 1. सो इसका मतलब हमारे पास क्या आया? aj हर किसी j के लिए xj स्क्वायर इज लेस देन 1. इसका मतलब aj पॉजिटिव है. 1 ओवर aj. तो फिर ये मॉड ऑफ xj कहाँ बाउंडेड आ गया? राइट, समझे? I mean not 1 by aj, I mean some mj we get. ठीक है, तो रूट आएगा उसका. तो इस तरीके से अगर सारे पॉजिटिव हो, ठीक है, सारे के सारे पॉजिटिव हो. अगर सारे के सारे नेगेटिव हो तो सोचो, सारे के सारे जीरो हो तो दैट्स ओके, जीरो आए. सारे के सारे नेगेटिव हो तो सोचो आप क्या होगा. इफ एवरीथिंग इज नेगेटिव देन आप सारे के सारे जीरो नहीं मानना है तो फिर इधर -1 कर दो, इधर पॉजिटिव आ जाएगा. राइट, बट ये फिर -1 तो कभी आता ही नहीं ये चीज. तो सारे के सारे नेगेटिव होना तो पॉसिबल नहीं है. राइट, क्या पॉसिबल है कि सारे के सारे नेगेटिव हैं? सर लेस देन 0 आएगा ना फिर मामला. लेस देन जीरो क्या आएगा? टोटल aj xj स्क्वायर का समेशन इफ ऑल ages आर लेस देन 0. तो ऑल एज लेस देन जीरो है तो -1 -1 उधर कर दो, इधर फिर पॉजिटिव कंसीडर करो. इधर वाली चीज तो हमेशा पॉजिटिव में होनी है, उधर वाला नेगेटिव है. -1 तो कभी आएगा ही नहीं फिर वो. मतलब इफ ऑल एज आर नेगेटिव देन दिस सम इज नेवर गोइंग टू बी 1. बट व्हाट डू आई मीन टू से? समझे? आप सारे एज नेगेटिव हों तो एक xj स्क्वायर तो नॉन नेगेटिव है. या तो ये जीरो हो सकता है या जीरो से छोटा हो सकता है, तो 1 तो नहीं होगा. तो सारे एज नेगेटिव होने में भी ये फिर क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा. समझे? इफ ऑल एज आर नेगेटिव. हाँ अनुश्री, क्या हुआ? आप कुछ कहना चाह रहे हो? नो सर. ओके, तो समझ में आ रही है बात आपको? फिर लिखेंगे इसका सॉल्यूशन. सारे नेगेटिव हुए तो सारे लोग देख पा रहे हो. इन दैट केस इट इज एम्प्टी. अब मान लो कि एटलीस्ट 1 नेगेटिव एंड 1 इज पॉजिटिव. एटलीस्ट 1 नेगेटिव एंड 1 इज पॉजिटिव.
मतलब एजे में कि ऐसा पॉसिबल है कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव, अगर ऐसा मिल जाता है तो फिर क्या होगा? क्योंकि n इक्वल टू 1 पे तो ऐसा मिलेगा नहीं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बट n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के केस में मानो कि इफ एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है एक एज, तो फिर सोचो क्या अनबाउंडेड होगी? देखो ऐसे है, समझाने के लिए सोचो सोचो, खुद कोशिश करो। मान लो कि A1, अब हमारे पास 5 है, सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है 5 ले लेते हैं, ये हमें 1 चाहिए। मान लो कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, बीच के चलो हमें नहीं पता क्या है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सो x1 और x5 मान लो कि चलो x1 1 था और बीच के जो भी हैं वो रखते हैं, उन सबको 0 ले लेते हैं हम एवरी टाइम, x2 x3 उसको हर बार 0 भी ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आता है, राइट। तो नाउ x1 और x5 कैन go as large as we want, right? Yes or no? देखो, because put x1 can take any real number and then x5 put x5 equal to 1 plus x1 स्क्वायर का ये रूट, ठीक है, बस then we are done. Okay, so x1 is unbounded, it means ये सेट फिर अनबाउंडेड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर निधि? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. कि चलो ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ आइडेंटिफाई करके ये सेट क्या होगा, कब कब ये कॉम्पैक्ट होगा, व्हाट वुड बी एफ? यू विल टेल, आप बताइए व्हाट वुड बी एफ? So you should identify. F is बताओ, dot 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 an belongs to Rn such that या और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में भी हो रहा है, राइट, लेस देन 0, ये है क्या? इज दिस योर आंसर या कुछ और भी इंक्लूड करना पड़ेगा? लेट मी नो। n इक्वल टू 1 के केस में देखो क्या ये पूरा R कवर कर रहा है? n इक्वल टू 1 का केस ले लो कि जो भी आप लिख रहे हो वो सब कुछ केस को कवर करना चाहिए, फिर सॉल्यूशन बाद में लिखेंगे, ठीक है। जस्ट थिंक कि दिस इज ट्रू और नॉट, एंड इफ देयर इज सर सम ये AI लेस इक्वल देन 0। इक्वल तो ऊपर आ गए हैं, इक्वल नहीं सर, 0। हम वो केस मिस कर रहे हैं ना। मान ओके लो पहली 3 एंट्रीज ओके नेगेटिव हो। ओके, ठीक है ठीक है। फॉर ऑल आई लिखना है यहाँ पे, फॉर ऑल आई। सो डू यू अंडरस्टैंड कि यही होगा सर या फिर सर एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देंगे शॉर्ट में, मतलब ये लॉजिक। शॉर्ट में रिपीट? तो अभी तुम इसका सॉल्यूशन कल लिखेंगे, उससे पहले तुम सोच के आओगे ओके कि ठीक है, एग्जाम्पल से लेके देखोगे। तो पहले 2 का एग्जाम्पल लेना, n इक्वल टू 2 हाइपरबोला देखना और फिर सोचना, ठीक है। ओके सर ओके। हाइपरबोला और एलिप्स समझ जाओगे, ठीक है। यस सर। तो सभी लोग को यह समझ में आया? सामिक ओके, सिरसेंदु आज तुम जल्दी आ गए।
हाँ सर आ गया सर। चलो ठीक है, आज यही एंड करते हैं। आज ये छोटा सा सत्र था, इसका सॉल्यूशन कल लिख के लाएंगे। कल जो प्रॉब्लम्स करेंगे वो आपको इन एडवांस भेज दी जाएंगी, और कल आपको एक लेक्चर देखने को दिया जाएगा जो ऐसा ही सीएमआई से ही है। सारे लोग यूट्यूब में मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना, बिकॉज आई विल रेफर अ लॉट ऑफ वीडियोस ओके इन यूट्यूब व्हाट यू हैव टू वॉच during this session. So and the another thing is that tomorrow I will send all the problems in एडवांस, और लेक्चर जो होगा वो सब कुछ मैं लिख दूंगा, ठीक है, उसके बारे में। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, आज की कक्षा से किसी का कुछ क्वेश्चन इससे पीछे? चलो लास्ट में इसको भी बुला लेते हैं। कहाँ गया वो? आ गया। चलो चलो घर चलो, ठीक है। वो ये डुबकी कैसे लगा रहा था वो तो मैं भूल गया, कैसे लगा रहा था वो डुबकी, पता नहीं उस समय तो। क्या करना है इसमें कि ये डुबकी लगाए? सर हाँ। सर आपके वहाँ लोकेलिटी में मतलब कुआं में इस तरह के जंगली मुर्गे होते हैं क्या, पिकॉक टाइप? हाँ होते हैं हमारे गांव में ये जंगली मुर्गे, लेकिन मैं एक बात और बता देता हूँ, तो हम खाते वाते नहीं है जंगली मुर्गों को। सर उनको जीने खाते तो देते हैं। कोई नहीं है, पर न जीने देना चाहिए, मैं भी यही कह रहा था। अच्छा, होते हैं, ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल मोनाल भी होते हैं, वो जी सुंदर जी से। जी, मोनाल। सर उनके मोनाल सर और पर सिंह बहुत होते वो हैं। सुंदर से, हाँ सर पर सुंदर से वो होते हैं ना, कलगी टाइप। हाँ। अरे ये तो अपने आप ही चलने लगा। सर जंगली है ना, बच रहा है आपसे। अच्छा, तो मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, इसीलिए। आप सबको पता है? मुझे तो पता है बोल रहे हैं भाई, मैं निकल लेता हूँ टाइम से, कहीं मुझे खतरा है। निकल गए। नहीं नहीं। सो ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? अमन तुम कुछ बोलने वाले थे। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि एक इनफाइनाइट डायमेंशनल बैनक स्पेस होगा, तो उसके ऊपर एक अनबाउंडेड लिनियर फंक्शनल कंस्ट्रक्ट करना होगा, तो कैसे करूँगा मैं समझ में ही नहीं आ रहा है। अनबाउंडेड लिनियर फंक्शनल मतलब नॉट कंटिन्यूअस। अनबाउंडेड लीनियर फंक्शनल, तो अनबाउंडेड मींस नॉट कंटिन्यूअस, राइट? हाँ, यस 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 यस। और जो बैनक स्पेस है वो इनफाइनाइट डायमेंशनल है। ओके, सो how do you do is that it has a basis, right? यस यस यस। I belongs to I, so I will be some indexing set. So how the सर एफ basis ओ बी आई set? आई। ये बेसिस के ऊपर आके बैठ गया। अमन, इसको हटा देते हैं, ठीक है। सर एफ ओ बी आई को अगर आई ले तो हो जाएगा। So now do choose a countable subset of it, which you can do, right? Let's denote them by. Okay. यस So now ओके। define f of ei equal to n and choose a countable. I mean, ये यूनिट वेक्टर्स का दिया जा सकता है ना एवरी टाइम बेसिस। हाँ यस, बाय डिवाइडिंग बाय नॉर्म बी आई। यूनिट वेक्टर का ही ले लो। ओके, सो सारे बेसिस वेक्टर को उनकी नॉर्म से डिवाइड करो, दैट आल्सो फॉर्म्स अ बेसिस, राइट? या हाँ। so now define fei equal to n, and there will be remaining, I mean, this set might be non-empty. An infinite dimensional Banach space है तो definitely this will be non-empty. Which set? अनुश्री बताएगी इसका रीजन, ठीक है? This set will be non-empty, definitely, if it's an infinite dimensional Banach space. Do you know the reason?
cannot have a universal basis, countably infinite. इधर अनकाउंटेबल और फाइनाइट ना, तो इनफाइनाइट डायमेंशन है तो अनकाउंटेबल ही होगा. सो इट विल बी नाउ डिफाइन फॉर ऑल, आई मीन गामा जे जो बच जाते हैं, मतलब गामा उस सेट का कुछ नाम रख लेना 0. So now extend it linearly. So you have a linear functional which is unbounded, right? Unbounded because ये जो यूनिट सर्कल है ना, ये उसकी देखो बाउंडेड नॉर्म नहीं आ रही है. ओके, इसलिए समझ गए ना, एक डिसकंटिन्यूअस स्कीम है. ओके 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 ओके. A continuous linear functional maps, continuous linear transformation maps bounded sets to bounded sets. But तो यूनिट सर्कल के एलिमेंट हैं सारे, बट ये अनबाउंडेड सेट्स पे मैप हो रहे हैं. ये अनबाउंडेड सर आपने ये n वेरिएबल है कि आपने सबको n पर ही मैप किया है? I mean to say f of en. This is not e1. Is F of n. en. Okay, so the thing is that every linear transformation on finite dimensional non-vector space is continuous. And another thing is that there exists a discontinuous linear transformation from a Banach space. दूसरी तरफ कोई भी Banach space हो या non-vector space हो, okay? मतलब codomain. So there exists every time. And this is a criteria that if every linear transformation या linear functional from a Banach space is is continuous, then that must be finite dimensional. And another thing बताऊं, criterion बताऊं finite dimensional होने के और, if every subspace is closed, then if and only if every I mean V is a finite dimensional non-vector space if and only if every linear functional every subspace is closed. Okay, so infinite dimensional non-vector spaces में there are non-closed subspaces. Can you find? Or maybe Yes, sir. how can you find out? Sir, if it's infinite dimensional, we can always find an independent set which is countably infinite. Okay. And it cannot, then by the hypothesis, it must be closed. And if it's closed, it must be Banach, Okay. and then it okay. must be finite dimensional. Yeah, because इसका countable basis हो जाएगा. Very good. शाबाश. So समझ में आया आपको? हाँ सर. हाँ, Okay. बहुत अच्छा. I have discussed this somewhere also. I think. इन बीएचएम में जब कर रहे थे हाँ, इन बीएचएम NBHM में भी 2025. आई थी ये प्रॉब्लम, राइट? हाँ हाँ हाँ. ओके, मतलब ऐसे एक प्रॉब्लम था कुछ इस पिछले बारे वाले में, ठीक है, थी ना? हाँ. ओके, सो फंक्शन एसेस की इसमें भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स हैं. मैं दोनों एग्जाम्स भेजूंगा आपको, ठीक है? तो कल मिलते हैं एसआई की क्लास में, ठीक है? लेट मी स्टॉप here, and if you want to ask anything you may ask, otherwise you may leave. Let me see.